नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो अपनी एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी सीरीज़ चली हुई है। तो उस सीरीज़ का एक और बेहतरीन लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने बोर्ड पे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द फ्लैगशिप। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंडर आता है भाई? तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्या ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय। पहली बात तो जो मनरेगा है वो किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो वर्तमान में इसके मंत्री गिरिराज सिंह हैं भाई। बात नंबर एक तो कि वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह वर्तमान में इसके मंत्री हैं भाई। जो मनरेगा है वो एक्ट था, जो वो कब आया था? तो मनरेगा एक्ट 2005 में आया था। लेकिन इस एक्ट को, मनरेगा को 2006 के अंदर क्या गया था? लागू किया गया था। लेकिन जब 2006 में इसको लागू किया गया था, तो शुरुआत में पूरे देश के अंदर इसको लागू नहीं किया गया था। शुरुआत में 2006 में इसको कितने, भारत के 200 जिलों के अंदर लागू किया गया। शुरुआत में 200 जिलों के अंदर लागू किया था, लेकिन धीरे धीरे बाद में वर्तमान अभी ये पूरे देश के अंदर है। कौन सा एक्ट हमारा? मनरेगा भाई। और इसके तहत आपको बता दूं मैं कि कहा जाता है कि पूरे साल के अंदर जो 365 डे हैं, उसके अंदर से 100 दिन हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा इसके तहत मनरेगा एक्ट। ये था इसके अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी मनरेगा भाई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन, RTE। मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले इसका जवाब देने की कोशिश करो कि किस अनुच्छेद के तहत बात का जो शिक्षा का अधिकार है वो दिया जाता है। अनुच्छेद 23, 22, 21 है या 20? तो अनुच्छेद आर्टिकल 21A के तहत हमारा क्या आता है? शिक्षा का अधिकार है। मैं RTE की बात करता हूं तो RTI 86वां संविधान संशोधन 2002 भाई। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आया था, और इसको 2009 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन 2009 को में इंप्लीमेंट नहीं होकर पूर्ण रूप से इसको 2010 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। इसको RTE शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है RTE क्या कहता है भाई? ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं या जो उनके माता पिता है, उनको कहा गया है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप स्कूल में भेजोगे, उनको शिक्षा दिलाने का काम करोगे RTE के तहत भी। तो हमारा आर्टिकल कौन सा हो गया? 21A, 21A के तहत आता है। मैं और बताऊं आपको, जो अनुच्छेद 20 है हमारा, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है भाई हमारा कि एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी भाई। अनुच्छेद किसके तहत भाई? ये नहीं है कि अपराध आपने एक किया और आपको सजा उसके लिए बार बार मिल रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी भाई, एक ही बार। आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम के ऊपर रोक लगाने के लिए। जो बलात् श्रम है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए, यानी कि आप इसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर फोर्स्ड लेबर। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते इसके तहत, अनुच्छेद 23 के तहत भी। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि आपने कोई अधिक अपराध कर दिया तो उस अपराध के लिए आप अपना पसंदीदा वकील कर सकते हैं।
क्लिक करने के लिए क्या गया है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फंडामेंटल मौलिक अधिकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई राइट टू एजुकेशन हमारा, ठीक है, आपको बता दिया मैं सारी बात। नेक्स्ट, 1290 के दौरान दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था? 1290 से लेकर 1320 तक। आपको मैं कंप्लीट जानकारी देता हूँ इसको ध्यान से। ये सारा का सारा हमारा किसके तहत आता है, मध्यकालीन इतिहास के तहत। मध्यकालीन कहते हैं हमें मिडिवल हिस्ट्री। जो मध्यकालीन इतिहास है हमारा 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो हमारा समय था वो किसका था, मध्यकालीन इतिहास का रहा था भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं मैं 712 ईस्वी में। सबसे पहले क्या क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत के ऊपर। 712 के बाद मैं बात करता हूं 1001 से लेकर 1027 तक लगातार 17 बार किसने, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1173 में कौन आ गया था, मोहम्मद गौरी आ गया था। 1173 में जो गौर का शासक था। 1173 के बाद मैं बात करता हूं 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा वंश आता भाई, तो इसे कहेंगे हम गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई थी और वंश कौन सा था, गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश को यहाँ से प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गुलाम वंश को हम और किस नाम से जानते हैं, तो गुलाम वंश को हमें मामलुक वंश से भी गुलाम वंश को मामलुक वंश, या फिर आप कह सकते हैं उसको दास वंश, क्योंकि इसकी शुरुआत है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसका, मोहम्मद गौरी का क्या हुआ करता था, दास हुआ करता। 1206 से लेकर 1290 हो गया भाई हमारा। अब मैं बात करता हूँ 1290 से लेकर 1320 तक हमारा कौन सा वंश रहा था, खिलजी वंश रहा था। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश। 1320 से लेकर 1414 कौन सा वंश रहा था, तुगलक वंश रहा। 1320 से लेकर 1414 तुगलक वंश। 1414 से लेकर 1451 तक कौन सा वंश था, सैयद वंश था भाई। 1451 से लेकर 1451 से लेकर 1526 तक कौन सा वंश रहा था, लोधी वंश रहा। और लास्ट में 1526 से लेकर 1707 तक कौन सा वंश रहा था, मुगल वंश रहा। 1526 से लेकर 1707 तक हमारा कौन सा रहा था, मुगल वंश रहा था। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा पूरा पूरा 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक हमारा मोटा मोटा हमारा जो कौन सा वंश रहा था वो सभी मैंने जानकारी दे दी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अभी बताया मैंने आपको 1320 से लेकर 1290 से लेकर 1320 तक कौन सा वंश रहा था, खिलजी वंश रहा था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी फेलो हैज बीन अवार्डेड टू। संगीत नाटक अकादमी फेलो बात किसको प्रदान किया गया भाई, ठीक है, पुरस्कार। जतिन गोस्वामी को, अनीता शर्मा को, मनिक बारबियान को, टंकेश्वर हजारिका बोरबियान। राइट आंसर क्या होगा, अनीता शर्मा। 2023 संगीत नाटक अकादमी, मैं बात करता हूँ संगीत नाटक अकादमी की, तो इसकी शुरुआत 1952 में की। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनीता शर्मा। ये एडिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है भाई, ऐसे याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस शेप्ड ओशियन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर। मैं पहले बात करता हूँ महासागर की, ओशियन की। तो टोटल हमारे कितने, 5 महासागर। 5 में से 4 यहाँ पर आपके सामने ही है, एक मैं बताता हूँ लास्ट में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कि एस आकार का कौन सा महासागर है। क्या वो हिंद महासागर है, क्या वो आर्टिक महासागर है, क्या वो पैसिफिक महासागर है,
अटलांटिक महासागर। तो एस आकार का जो हमारा महासागर है अटलांटिक महासागर। आप इसको चाहे देख भी सकते हो, ये रहा भाई का अटलांटिक ओशियन, ये जो हमारा बना हुआ भाई, इसलिए कहते हैं इसको हमें एस आकार का। मैंने आपको अभी बताया कि 5 हमारे क्या है महासागर है, ओशियन है। यहाँ से आप कई बार ये पूछता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, छोटा महासागर कौन। तो आपको मैं सभी के बारे में जानकारी देता हूँ। जो प्रशांत महासागर है ये हमारा नंबर 1 पे रहेगा, सबसे बड़ा भी। प्रशांत महासागर के बाद जो आर्कटिक महासागर है ये नंबर 2 पर रहेगा। आर्कटिक महासागर के बाद नंबर 3 इन महासागर रहेगा। नंबर 4 अटलांटिक महासागर। जो 5वां महासागर है वो हमारा कौन सा रहेगा, अंटार्कटिका महासागर। कौन सा रहेगा, अंटार्कटिका महासागर। इसी को हमें दक्षिण महासागर के नाम से भी जानते हैं। अंटार्कटिक महासागर को दक्षिण महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो अंटार्कटिका महासागर है इसके जो आंकड़े वह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने में नहीं फैला हुआ, तो इसके आंकड़े अपर्याप्त है भाई। हमारे पास आंकड़े आंकड़े नहीं है इसके सारे सारे अंटार्कटिका महासागर को। कई बार इसको हम काउंट भी नहीं करते। अगर सबसे छोटा पूछ ले अंटार्कटिक महासागर होगा, नहीं तो हमारा क्या मानता है आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो महासागर के बारे में सारी जानकारी दे दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। मैंने बताया दिया एस शेप का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू बिलोंग्स टू विच कंट्री। जल्लीकट्टू सभी को पता है भाई किससे है, क्या बताता था, बाहर से है भाई। तो आपको दिखा देता हूँ मैं ये जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू है जो खेल भारत के किस राज्य में खेला जाता है, आपको बता दूं मैं, भारत के तमिलनाडु में खेला जाता है जल्लीकट्टू। अगर मैं बता दूं मैं खेल की बात आ गई, तो किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले बात करता हूँ नेपाल का। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। रोम किसकी राजधानी है, इटली का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, फुटबॉल। मैं बात करता हूँ इंडिया की, भारत की। तो भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करता हूँ, तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं, अगर आपको आधारित तौर पे पूछना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, और उस ऑप्शन में आपको दे रखा है क्या, हॉकी। तो आप इस पर टिक करोगे, कई बार मानते हैं ये खेल क्या है, हॉकी है। अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ये राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं भाई। भारत का कोई भी खेल नहीं है। मानते क्या है हम, हॉकी को मानते। हॉकी किसका, पाकिस्तान का राष्ट्र, किसका, पाकिस्तान का। सारे खेलों के बारे में जल्लीकट्टू किससे भारत है, और भारत में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु से भाई जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए उसकी आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। आपको बता दूं मैं, वो राज्य का वो राज्यपाल हो, गवर्नर हो, या फिर देश का क्या वो प्रेसिडेंट हो, इन दोनों के लिए न्यूनतम आयु सेम रहती है। और न्यूनतम आयु क्या होगी, वो अपॉइंट करने के लिए 35 वर्ष का होना जरूरी है, चाहे वो स्टेट का गवर्नर हो या किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो। उसके मैं आपको बता दूं थोड़ी बहुत और जानकारी इसके बारे में, कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट है यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत आता है। और इसका जो अपॉइंटमेंट आता है, तो अपॉइंटमेंट हमारा किसके अंदर आता है, अनुच्छेद 155 के तहत इसको हम अपॉइंटमेंट करते हैं। और ये अपॉइंट गवर्नर है स्टेट का कोई भी, तो उसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है। और एक बार पूछता है कि इसका कार्यकाल कितना है, तो इसका कार्यकाल आपको बता दूं कितना होता है, 5 वर्ष का। लेकिन ये एट द प्लेजर ऑफ, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। जब सही राष्ट्रपति आ सकता है, लेकिन वैसे इसका पूछ ले
कार्यकाल कितना है इसका, तो क्या 5 वर्ष है। ये था इसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। बात का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसी बहुत सारी इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही सारी की सारी। गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल सारी सारी पढ़ लेना भाई, किस में इसका पॉइंट होता है किस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है 1960 के दशक में खालिस्तान उपज वाली किस्मों के पेश की गई थी, ठीक है? द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय द 1960 बाय द इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटी। पता है सभी को भाई, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? खाद्यान्नों से संबंधित है, खाद्यान्नों से। अगर आपसे पूछ ले, यही पूछ सके आगे खाद्यान्न में कौन सा, तो राइस एंड गेहूं और चावल भाई, गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति की गई थी। और इसकी शुरुआत बात कब की गई थी? 1960 में। मैंने बहुत बार बता लिया इसके बारे में पिछली वीडियो के अंदर भी कि हरित क्रांति है, इसके जनक अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड के अंदर तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछ ले इंडिया के अंदर, भारत में इसका जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में जनक है हरित क्रांति, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेट लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट फिल्म बाजार इन 2022? भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, अनुराग सिंह ठाकुर या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत? पहले तो आपको इन सभी का मैं मंत्रालय बताता हूँ, अलग अलग मंत्रियों का, इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय वर्तमान में है भाई, ठीक है? सबसे पहले बात करता हूँ स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी महिला है, लेडी है, तो उसके पास डिपार्टमेंट कौन सा है? बाल एवं महिला विकास मंत्री। निर्मला सीतारमन, ये भी लेडी है, पैसों को संभाल के कौन रखेगी? महिला। कौन सा दे दिया इसका? अनुराग सिंह ठाकुर युवा है, युवा मंत्रालय। युवा क्या खेलेगा? खेल खेलेगा, तो खेल मंत्रालय। और किस चीज का आदान प्रदान करेगा? सूचना का आदान प्रदान करेगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? अनुराग सिंह ठाकुर है। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, इसके पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है? तो इसके पास है जल शक्ति मंत्रालय। तो ये तुमने बता दिया आपको सभी के सभी इनके मंत्रालय जो वर्तमान में इनके पास हैं। और जो जो कौन सा केंद्रीय मंत्री था जिसको नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है, तो वो कौन था? अनुराग सिंह ठाकुर। ये किसके अंतर्गत आता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। देखो ये इनोवेशन का लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट है, फिल्म बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ डे ऑफ विच ऑफ द मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर? गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के निमित्त में से किस महीने के चौथे दिन शुरू होती है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आपको बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए, जाता है महाराष्ट्र के अंदर होता है मोस्टली भाई, ठीक है? और ये हिंदू कैलेंडर के तहत है, कौन से महीने में होता है? तो हिंदू कैलेंडर का जो चौथा दिन है किसका? भाद्रपद का। मैं आपको जानकारी देता हूँ सारे के सारे जो हिंदू कैलेंडर है उसके बारे में कि कौन कौन से महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर में। तो हमारा जो सबसे पहला महीना होता है कौन सा होता है? चैत्र। और हिंदू कैलेंडर के या फिर हिंदू नववर्ष की बात करते हैं तो हम मनाते हैं उसको 21 या फिर 22 मार्च, या फिर हम कह सकते हैं कि चैत्र माह के अंदर जो पहला नवरात्र आता है हमारा माह से पहले, वही हमारा क्या होता है? हिंदू नववर्ष होता है, ठीक है? तो सबसे पहला महीना कौन सा होगा? चैत्र। नंबर दो कौन सा होगा? 7। नंबर 3 ज्येष्ठ। नंबर 4 आषाढ़। नंबर 5 श्रावण। नंबर 6 भाद्रपद। नंबर 7 अश्विन। नंबर 8
कार्तिक, नंबर 9 मार्गशीर्ष, नंबर 10 पौष, नंबर 11 माह, नंबर 12 फाल्गुन। ये हमारे सारे के सारे हिंदू नववर्ष के। भाई सभी को पता है अंग्रेजी कैलेंडर तो सभी को याद होगा जनवरी, लेकिन मुश्किल से किसी को पता होगा कि हिंदू नववर्ष या फिर हिंदू हमारा कैलेंडर कौन कौन से महीने, तो एक बार देख लेना मैं इसको। चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह और फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज डन इन स्ट्रेटिफिकेशन? तो सतरीकरण में प्रजातियों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है? सेंट्रली होता है, वो डायनली होता है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? राइट आंसर हमारा क्या होगा? वर्टिकली। अगर आप बता दूं सतरीकरण कहो या फिर क्या कहो स्ट्रेटिफिकेशन है, क्या होता है कि जो हम जितनी भी हमारी स्पीसीज हैं, हमारी स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, उनको एक प्रकार से अच्छे तरीके से शेड्यूल में लगाना। भाई बताता हूँ आपको कैसे होता है। देखो ये रहा, देखो हमने एक प्रकार से सभी को अपने अलग अलग भागों में बांट के स्पेसिफाई कर दिया। ये हमारा क्या होता है? सत्रीकरण होता है। सत्र के हिसाब से उसको लगा दिया भाई, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भाई, ठीक है। दलित अपना लास्ट हो गया, अनटचेबल। लेकिन पहले ये चार अपने जातियों के अंदर काम के आधार पर इसको बांटा गया था, पहले वेदों के अंदर, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर बांटे गए थे। तो हमारा क्या क्या किया, हमने इसको स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, अलग अलग भागों में क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। इसी को कहते हैं हमें स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली इज द फोक डांस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? होली है इनमें से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो होली हमारा किसका है? महाराष्ट्र। तो आप कह सकते हो उसको गोवा भी भाई, महाराष्ट्र और गोवा दोनों का लोक नृत्य है होली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई होली डांस तो हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, Who introduced the concept of poverty line in pre-independent India? स्वतंत्र भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत? सभी को पता है भाई, पहले मैंने बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत में क्या बताया था, गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। मैं बात करता हूँ दादा भाई नौरोजी की। तो जो दादा भाई नौरोजी है, इसको हमें द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये किस समुदाय से बिलोंग करते थे? तो ये पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे भैया। इसी ने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम है, द पावर्टी एंड अनब्रिटिश, द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन, इसने पुस्तक लिखी। और इसी ने ही सबसे पहली क्या बताया था, ट्रेन थ्योरी दी थी भाई इसने, या फिर कह सकते हो आप इसको धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले हाँ, बता भाई, ठीक है। ये पुस्तक तो गरीबी की रेखा में नौरोजी बताई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भाई हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड दादा भाई नौरोजी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रम पे 12 है भाई? आपको सारे के सारे बताता हूँ मैं पीरियोडिक टेबल के अनुसार कि कौन कौन सा एलिमेंट है, किस किस का एटॉमिक नंबर। सबसे पहला हमारा नंबर 1 पे कौन होगा? हाइड्रोजन। नंबर 2 हीलियम। नंबर 3 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम और मैग्नीशियम। क्या गया मैग्नीशियम, इसने क्या पूछा था? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? हमारा किस पे आता है? हीलियम अभी पढ़ लिया भाई हमने। हीलियम किस पे आता है? कॉपर। ऑक्सीजन किस पे आता है? कितना पे आता है? ये पीरियोडिक टेबल भी आपके सामने, कैल्शियम। तो सारी की सारी पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, तो आप चेक करते हो, कर सकते हो, अपने देख सकते हो।
और अगर चाहो तो आप इस तक को याद कर लो, इनका एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक के अनुसार, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील? स्टील के निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? स्टील का निर्माण होता है भाई, कि उसका अंतिम चरण क्या होगा? अंतिम में क्या करेंगे? उसका हम एक रूप देंगे, उसका क्या करें? स्टील को आकार, शेपिंग ऑफ स्टील करेंगे हम अंतिम रूप में। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई स्टील मिल लाइफ साइकिल किस प्रकार से बनता है, क्या चीज़ सारी सारी बता देख लियो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन मई 2022? मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन कात्रा, सुब्रमण्यम जयशंकर, यशवंत सिन्हा, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसका राइट आंसर क्या है? विनय मोहन कवात्रा। विनय मोहन कवात्रा इसका राइट आंसर होगा। और ये वर्तमान में भी करंटली 2023 में भी हमारे क्या है? विदेश सचिव। ध्यान रखना इसका भाई, विनय मोहन कवात्रा। ये है विनय मोहन कवात्रा, तो वर्तमान में क्या है? विदेश सचिव है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लेयर ऑन ईच साइड अलाउड फील्ड एट टाइम इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल? कितना आसान से क्वेश्चन भाई, वॉलीबॉल सभी खेलते हैं, एक समय कितने मैदान पर प्रत्येक कितने होते हैं, क्या होते हैं? ये बताया था मैंने, वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल भी बताया था। तो ये 21 नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो भाई, ठीक है, एक कोर्ट के कितने 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में खालिस्तान से गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर और उसके सन को गिरफ्तार किया गया था। मैं बताता हूँ आपको, पहली बात तो गिरफ्तार कब किया गया था? गिरफ्तार 1858 में किया। क्यों किया गया था? क्योंकि 1857 में क्या चल रहे थे? क्रांति। 1857 की क्रांति थी। उस क्रांति में बहादुर शाह जफर ने पूरे देश का नेतृत्व किया था भाई, पूरे देश का नेतृत्व किया था। इसी चीज के कारण क्या किया था? 1858 में गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, जमा मस्जिद, लाल किला से गिरफ्तार किया गया था। टॉम ऑफ हुमायूं, हुमायूं के मकबरे को गिरफ्तार किया गया था। मैं बता दूं हुमायूं का मकबरा के बारे में, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में भाई। ये बता रखा। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था मिर्जा गयास बेग ने बनवाया था। मिर्जा गयास बेग ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। अगर इस हुमायूं का मकबरा मिर्जा गयास बेग ने बनवाया था, जामा मस्जिद, लाल किला किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई। लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली से इसका गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के मकबरा को, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार। परिवार क्वेश्चन और क्वेश्चन और तो कुछ नहीं, ये था हुमायूं का मकबरा इस प्रकार से दिल्ली के अंदर। अच्छा, एक बताता हूँ आपको मैं, जो मुगल काल है उनको याद करने की एक ट्रिक है। कई बार पूछ लेता है भाई किसका कौन फादर है, कौन किसका बेटा है। तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम सभी के सभी मुगल वंश हैं के राजाओं को याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? बादशाह। सबसे पहले बाद में कौन आया? बी से, एच से, ए से, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। औरंगजेब ये सभी का, ठीक है। बाबर का पुत्र कौन? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर का जहांगीर। जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। इसी प्रकार से औरंगजेब का पिता शाहजहां, शाहजहां का जहांगीर, जहांगीर का अकबर, अकबर का हुमायूं, हुमायूं का बाबर भाई। ठीक है? तो एक ट्रिक याद कर लेना, बादशाह सारे के सारे मुगल वंश के राजा हैं, तो किसके फादर हैं, किसका पुत्र है, सभी के सभी इस तरीके से याद। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वही बता दिया भाई कौन है? नॉर्मन बोल, एडम स्मिथ आ गया भाई। तो इसके बारे में बात करते हैं एक बार। एडम स्मिथ कौन था? तो एडम स्मिथ को पहली बात तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं एडम स्मिथ को। और इसने एक पुस्तक लिखी थी भाई,
कई बार आती है इंपॉर्टेंट पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक है, किसने लिखी थी? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ए बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ मेजर द लेवल ऑफ द कंट्री एक्टिविटी इन ए गिवन टाइम। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। भाई इसमें क्या होगा भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, तो किस में क्या चिकित्सा का जिक्र होगा? नहीं। लोकतंत्र कोई नहीं, रसायन का कोई नहीं, इसका जिक्र इकोनॉमिक्स का जिक्र। कितना आसान सा प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा देख कर डर मत जाना कि चीज क्या पूछ रखे हैं। तो सिंपल सा क्या पूछ रखे हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, तो किस में पढ़े हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेशनल इनकम ये है भाई। आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे भाई, ठीक है। तो हमने आज एक सेशन और पूरा कर लिया है। एसएससी के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले भाई, ठीक है। सारे के सारे जितने अपने यूजफुल और पेपर के लिए जो बहुत ही बेहतरीन होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आए प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ अब तो आपका लगभग सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन किस प्रकार से होगा? टेस्ट लगाने से होगा, प्रीवियस ईयर सेट लगाने से होगा। तो प्रीवियस ईयर सेट के क्वेश्चन लगाया करो, अपने हिसाब से देखा करो कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, 20 के से कितने नंबर है मेरे पर, ठीक है। अगर कोई नहीं है इस प्रकार से कुछ समझ में आता तो कमेंट में बता दिया करो क्या। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।